नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग अपने बारे में बताएं कि सब लोग कैसे हैं, ठीक है। और एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में आप सभी को लिए जो मैं प्रश्न लेकर आया हूं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट है कि हर एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पर आपको 25 प्रश्न बताए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे होगा क्या कि हमारे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलते रहेंगे, जिससे कि आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जिसको भी पता है बताए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी ये सोच रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। तो जितने भी लोगों को डेट नहीं क्लियर है वो लोग जान ले, 1206 से 1210 ईस्वी तक, ठीक है, पूरे 4 साल ये कहाँ तक गुलाम वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? सभी लोग बताएं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला है इल्तुतमिश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि फरवरी सन 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, जिस प्रमाण पत्र का क्या नाम था? इलहत, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देख लें, इलहत, ठीक है। कब प्राप्त हुआ था? ये फरवरी का महीना था सन 1229 में, ठीक है। बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम इलहत था। दोस्तों आप लोग इसको एक बार 10 सेकंड पीछे करके फिर से सुन लीजिए, और आप लोग इसे चाहें तो एक कॉपी पेन साथ में रखिए, नोट करते हुए चलिए। हर एक प्रश्न में जो पॉइंट मैं बताऊं इंपॉर्टेंट उसे आप लोग कहीं लिख लीजिए करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? सभी को पता होगा, इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार बताया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला है इल्तुतमिश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आपका जो इल्तुतमिश है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे, उसी ने ही चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल प्रचलन में लाया था। जितने भी लोग नहीं जानते हैं ये पॉइंट अच्छे से सुन लें मेरी बात को, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सभी लोग बताएं इसमें से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास देखिए 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है। सभी लोग देख रहे हैं, पहला, दूसरा, अपने से हट गया, तीसरा, चौथा, 5 कथन दिए गए हैं। अब पांचों कथन को आपको पढ़ना है और बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। सभी लोग ध्यान से देखिए। पहला कथन क्या कह रहा है? आशीष खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है ऐबक को नियुक्त किया। क्या ये वाला कथन सही है? तो यहाँ पर जितने भी लोग सोच रहे हैं ये कथन सही है, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये कथन आपका सही है। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। क्या ये वाला कथन सही है? सभी लोग बताएं। जी हाँ दोस्तों, आपका ये वाला भी कथन सही है। आपका तीसरा कथन क्या है? ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के नहीं जारी किए थे। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी सिक्के जारी नहीं किए थे। और चौथा क्या है? राजरोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था। हाँ दोस्तों, ये भी कथन बिल्कुल करेक्ट है। और पांचवा कथन है इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की थी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। हिटलर बिल्कुल गलत है, पांचवा कथन आपका नहीं सही है आयुष। तो आपका जो ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा ये 4 कथन हैं आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। बाकी ये पांचवा कथन जो है आपका बिल्कुल गलत है।
तो आप लोग का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 कथन कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? पहले ऑप्शन में देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तो इस हिसाब से आपका ये जो पहला वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग अच्छे से देख लें, पहला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गांव। चलिए ट्रेवलर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? दोस्तों ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा टफ इसमें ये वर्ड था, सत्ताच्युत। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासक भी थी। ठीक है, जो तुर्कों की सहायता सन 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर जब बैठ गई थी, तब उन्होंने तुर्कों की सहायता भी की थी। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं बिल्कुल जान लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो मैं आपको बता दूं कि 6वें क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुर्कों का हाथ था। ठीक है, चलिए उम्मीद जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर भी बलबन ये चीज़ आ रहा है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बलबन जो है यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाते हुए अमीरों और विद्रोहियों का कठोरता से दमन किया था, उनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दी थी। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विंध्याचल, आपका अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? बताइए आप सभी लोग, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? कई सारी मूवियों में भी आप लोगों ने देखा होगा, सिकंदर के बारे में सुना भी होगा। तो आपको बताना है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से किसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 9वें क्वेश्चन में डी वाला है, अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश की शुरुआत है यहीं से, अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है जितने भी लोग का ऑप्शन है। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो शासनकाल था ये दिल्ली में रहा और सन 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक पूरे 20 सालों तक इनका शासनकाल बरकरार था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस सब बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? सभी लोग बताने की कोशिश करें 10वें क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये जो है बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। 10वें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि कम खर्च पर विशाल व केंद्रीकृत सेना रख पाना संभव हो सके, इसलिए ये जो है नीति लागू की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि अनाजों का बाजार, कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, ठीक है, इन सब के वजह से, इन सब के लिए ही जो ये नीति लागू की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको किसने लागू की थी? बाजार अधिनियम नीति, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। हातिम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आ रहा था, सी वाला। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है रामचंद्र देव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र देव, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पानी पाए हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी जो है सन 1307 ईस्वी में तेलंगाना में इसका अभियान जो है चलाया था। मैं आपको बता दूं कि देवगिरी, तेलंगाना और होयसल, ये 3 जगह हैं। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी में सन 1307 ईस्वी में, तेलंगाना दूसरा है यहाँ पर 1309 ईस्वी में, और तीसरा क्या है आपका? होयसल, ये 1311 ईस्वी में इन्होंने ये अभियान चलाया था।
ठीक है। तो जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान लें। बाकी आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, रामचंद्र देव जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग का जवाब है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था। 13 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का 13 नंबर में ऑप्शन नंबर ए वाला आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जितने भी लोग का है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखते हुए चलिए अगला प्रश्न सभी लोग अच्छे से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, बताएं आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था, बताएं आप लोग। जिसने, देखिए इसमें चारों नाम जो है मुसलमान के दिए गए हैं, तो आपको बताना है पहला शासक कौन था मुसलमान। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सभी लोग अच्छे से देख लें, जंगल बिल्कुल करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मोरस्को देश का यात्री इब्न बातूता किसके शासनकाल में आया, ठीक है। बताइए आपका इसमें कौन सा सही है। आदत, सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग कमेंट करने की आदत डाल लीजिए, जब आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे तो आप लोग की तैयारी भी अच्छे से होगी। तो 12 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला है मोहम्मद बिन तुगलक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अपने से बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल थे, किसमें कुशल माने जाते थे, आपको बताना है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो है 16 नंबर क्वेश्चन में डी वाला है दर्शन शास्त्र, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही है, दर्शन शास्त्र, ठीक है। जंतर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, बताना है आप सभी को, याद करके बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग मोहम्मद बिन तुगलक जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम सुल्तान, दिल्ली का जो है प्रथम सुल्तान था, और जिसने हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसमें सभी ने खुशी खुशी उसको शामिल भी किया था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है, बताएं आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर यादें ताज़ा कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग पढ़ भी चुके हैं अपने बचपन के क्लासों में, जैसे 6, 7, 8 में इस सब तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते थे एसएसटी में, ठीक है। लाइट दिमाग की बत्ती को जलाइए, आप लोग कोशिश करिए याद करके जवाब देने की। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसने सन 1329 से 1330 के मध्य तांबे के सिक्कों के प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी, ठीक है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यूज इसमें से जवाब दीजिए आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, देखिए सब लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट देकर आगे बढ़िए, तभी आप लोग मन से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही 1329 से 1330 ईस्वी के मध्य चांदी और सोने के सिक्के के स्थान पर तांबे की प्रतीकात्मक मुद्रा को प्रचलन में लाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थानांतरित की थी वह स्थित है,
20 नंबर क्वेश्चन में सभी लोग जवाब दें। तो आपको मैं बता दूं कि दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह जो था स्थानांतरित करने के बाद जो नाम रखा गया था, जो स्थान लिया गया था, वो आपका ऑप्शन नंबर भी औरंगाबाद है। चलिए, आपका औरंगाबाद यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रम के अनुसार, मतलब कौन सा वंश पहले आता है, फिर उसके बाद सब मिला के आपको आरोही क्रम में चलना है। छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर मतलब क्रम के हिसाब से चलना। पहले सबसे पहले आपका क्या आता है, आपके 5 वंश दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका पहला वंश, सबसे पुराना वंश जो है, वो है आपका इल्बरी तुर्क। ठीक है, आपका जो पहले स्थान पर आएगा, मैं आपको चलिए सब कुछ पॉइंट लिख के चलता हूँ। ये पहले पे आएगा, ये पहला वंश है। और दूसरा वंश आपका क्या है, 5वें पर जो है यहाँ पर खिलजी वंश, ये चीज़ आपका दूसरा वंश है। फिर इसके बाद कौन सा वंश आता है, इसके बाद आपका आता है तुगलक वंश। ठीक है, तीसरे पर आपका तुगलक वंश। फिर आपका इसके बाद कौन सा वंश आता है, आपका इसके बाद आता है ये वाला तुगलक वंश के बाद 21 नंबर क्वेश्चन में आपका तुगलक के बाद आता है सैयद वंश। ठीक है दोस्तों, आपका सैयद वंश जो है ये आएगा आपका 14वें स्थान पे। और लास्ट में जो आपका वंश आता है, ये आपका आता है लोधी वंश। चलिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहले पर जो है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं, मैं केवल बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, आपको नोट करना है। ये इल्बरी तुर्क जो है, ठीक है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ये इल्बरी तुर्क जो है, इसका जो वंश है कब से कब तक माना जाता है, इसका वंश आपका माना जाता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, और दूसरे स्थान पे जो आपका खिलजी वंश है, ये माना जाता है 1290 से 1320 ईस्वी तक। सभी लोग अच्छे से देखिए, बहुत इस पर राइटिंग तो नहीं जाता है, लेकिन आप लोग मेरे आवाज़ को पकड़िए। तीसरे पर आपका क्या आता है, तुगलक वंश। तो इसका जो सन है, इसको माना जाता है 1320 से 1414 ईस्वी तक। और आपका जो चौथे पर आता है, सभी लोग ध्यान दें, चौथे वाले वंश को माना जाता है 1414 से 1451 ईस्वी तक, इसका वंश। और जो आपका लास्ट वाला है, मैं आपको बता दूं, लास्ट वाला ये आपका माना जाता है 1451 से 1526 कानपुर। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को 10-20 सेकंड स्किप करके मेरी आवाज़ को अच्छे से सुनिए, मैंने क्या बोला। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बताएं सभी लोग। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो बहलोल लोधी। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, बहलोल लोधी ने ही इसे जो है स्थापित किया था। यादें सभी लोग ताज़ा कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, फुल आपका अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, बताएं सभी लोग। सभी को पता होगा, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था आपका इब्राहिम लोधी था। ठीक है, बाबर ने सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया था। तो इसीलिए आपका जो लोधी वंश का अंतिम शासक था वो क्या था, इब्राहिम लोधी। देखिए, बाबर एक बहुत ही पावरफुल राजा था, वो जल्दी युद्ध कोई हारा ही नहीं अभी तक। मतलब उस जब था अपने समय में, उसने कभी युद्ध हारा नहीं था, उसका ये रिकॉर्ड था, इसीलिए वो हर एक युद्ध जीत लेता था। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, आप से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की, बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन में एवरीथिंग इज डिफरेंट, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग का ऑप्शन गलत है, सबका डिफरेंट है इसमें। तो
तो 24 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका जो सिकंदर लोधी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, सिकंदर लोधी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगरा शहर का संस्थापक कौन था, बताएं। 25 नंबर क्वेश्चन में आगरा शहर का संस्थापक जो है, मैं आपको बता दूं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर लोधी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी आंसर सही है वो लोग यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर सिकंदर लोधी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है और आपका अगला जो वीडियो है जीके से रिलेटेड है, उसमें आपको मैं 25 क्वेश्चंस बताऊंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो आप सभी लोग उसे देखने के लिए तैयार हो जाएं। अभी 6 बजे वो वीडियो आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, सॉरी मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी आपको शाम के टाइम 6 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को लाइव क्लास में ले सकूं, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में केवल 50 लोग कम पड़ रहे हैं। 50 लोग जल्द से जल्द हो जाएं, जिससे मैं आप लोगों की क्लास जो है 1-2 दिन में शुरू कर दूं लाइव। चलिए।